हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड्स। ठीक, किस तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाती है एल्किल हैलाइड्स में। हम लोग वेरी स्पेशली देखेंगे। एल्किल हैलाइड कह दिए मतलब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। यही हम लोग का सेंस रहेगा कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, एकल प्रतिस्थापित जो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, उनमें किस तरह की समानता पाई जाती है, कौन कौन सी समानता पाई जाती है। क्लियर? तो हम लोग उसको पहले ध्यान से देखेंगे कि आइसोमेरिज्म जो होती है वो कितने तरह की होती है मेनली। ठीक है, मैंने कुछ शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है। और भी एक दो तरह की आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है, जैसे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, रोटामर्स होते हैं, वो कुछ है। लेकिन हम लोग जब उसको जीओसी हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो मेन आपके आइसोमेरिज्म होती हैं, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे इसको समझाने का प्रयास किया है आपको। देखिएगा, आइसोमेरिज्म जो होती है, ठीक है, वो मेनली दो तरह की होती है। ठीक, द फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समानता। एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टीरियो मर्स कहते हैं उसको। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, आपने पढ़ा तो होगा फर्स्ट ईयर में, बट हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ताकि हमको आगे आते हैं अगर तो बार बार ना पढ़ना पड़े, क्योंकि हर चैप्टर में आएगा। समझ रहे हैं आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में पढ़ोगे तो हर चैप्टर में आपको, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, हर चैप्टर में हम लोग को ये सब चीज़ें देखने मिली। तो बार बार कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। एनसीईआरटी में तो डिस्कस भी नहीं है आपका। ठीक है, मैंने सोचा कि एक बार आ रहा है तो इसको थोड़ा डिस्कस कर दिया जाए। इसको हम अलग से, इसके लिए अलग हम एकदम डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। इसका जीओसी 11th की जब जीओसी पढ़ाएंगे हम, तो उसमें हम इसको डिटेल में वीडियो डालेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने इसको ऐसे अरेंज किया ताकि आप इसको समझ पाओ कि क्या कुछ है। ठीक है, आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा 11th की केमिस्ट्री को, उसमें आपको मिल जाएगा कुछ। तो चेन आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समानता के जो एग्जांपल्स होते हैं, मेन उसमें जो टाइप्स होते हैं, उसमें आता है श्रृंखला समानता, पहला चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आपका पोजीशन, उसे कहते हैं हम लोग स्थान समानता। उसके बाद तीसरा क्रियात्मक समूह समानता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद चौथा आपका होता है मध्यावता। ठीक है, मध्यावता जिसे हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। उसके बाद है अगला पांचवा टाटोमेरिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं चलावयवता। चलावयवता, ठीक। और लास्ट है आपका साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म, चक्रीय श्रृंखला समानता। तो ये मेन आपके छह तरह के आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं आपके। क्लियर है ना? मतलब आपका ये नाम से स्पष्ट है। आइसोमेरिज्म तो पता ही होगा आपको कि सेम फार्मूला रहता है, सेम फार्मूले के दो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी या तो इस वजह से डिफरेंट होती है ताकि उनकी संरचना डिफरेंट हो इस वजह से, या फिर स्पेस में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब जो बॉन्ड सेम टाइप के हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन जो विन्यास हो 3D में, ठीक है, स्पेस में, वो विन्यास जो है वो क्या हो, अलग अलग हो। तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं केवल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको, बस थोड़ा बहुत ब्रीफली आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जैसा आएगा हम आपको वैसे डिटेल में समझाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, दूसरी जो आइसोमेरिज्म होती है वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो दो तरह का होता है मेनली, मैंने कहा ना। एक और भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल, क्लियर है? वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अभी जीओसी के अंतर्गत। ठीक है, अभी मेन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में सी स्टांस आता है, ईजेड सिस्टम है, C90 सिन सिस्टम है। इसमें भी बहुत ब्रॉड लेवल है। आप तो बोर्ड देखोगे तो बोर्ड में तो आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप नीट देखते हो, जेईई मेंस देखते हो, एडवांस देखते हो, बिटसेट देखते हो, ठीक है, एम्स की प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें बहुत आपके अपर लेवल के क्वेश्चन सेट किए आते हैं। क्लियर है ना? तो हम लोग उस तक पहुंचने के लिए हम लोग को ये बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए वो हमको होना चाहिए। मतलब वो हम जानना रखेंगे तभी हम आगे की चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये बेसिक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।
क्लियर है ना। अभी हम लोग केवल इसमें देखेंगे कि जो एल्केलाइड होते हैं उसमें कौन सी संभाव्यता पाई जाती है, वो हम लोग आगे इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि स्टीरियो दो तरह की, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल प्रकाशिक संभाव्यता, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके अणु होते हैं या यौगिक होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाने का या उसके प्रति डिफरेंट बिहेवियर रखने का गुण दिखाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। उसी वजह से इसमें आपको डी और एल आइसोमर मिलते हैं आपके, ठीक है। और भी इसमें आपको केसेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। बस अभी हम लोग को जो डिस्कस करना, मैंने कहा ना आपसे कि अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग फोकस करेंगे। तो सब चाहिए हम लोग ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी आइसोमरिज्म पाई जाती है आरएक्स में। तो आरएक्स में पाई जाने वाली समावयवता, तो प्यारे बच्चों एल्किल हैलाइड्स में मेनली आपकी जो समावयवता पाई जाती है वो आपकी है चेन स्ट्रक्चरल में पाया जाता है, चेन आइसोमरिज्म पाया जाता है, ठीक है। पोजीशन पाया जाता है, पोजीशन पाया जाता है, ठीक। और आपका पाया जाता है ऑप्टिकल, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन ये है, इफ कायरल सेंटर और कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। अगर उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो मैं इसको समझाऊंगा आपको डिटेल में। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्यों फंक्शनल नहीं पाया जाता है, मेटामेरिज्म क्यों नहीं पाया जाता है, टाटोमेरिज्म क्यों नहीं पाया जाता है, ठीक है। साइक्लिक चेन क्यों नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसके लिए आप थोड़ा सा इनके बारे में अगर नॉलेज रखते हो तो पता है कि एल्केलाइड्स का फंक्शनल आइसोमर कोई नहीं बनेगा, क्योंकि सीधे हाइड्रोजन चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो फिर आप इनको चेंज करोगे तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा आपका। मेटामेरिज्म हो नहीं सकता, क्योंकि मेटामेरिज्म वही आपके कंपाउंड दिखाते हैं जिनमें कम से कम एक डाई वैलेंट क्रियात्मक समूह प्रेजेंट हो, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, ईथरल ऑक्सीजन हो, ठीक है, NH हो, समझ में आ रहा है, CO ग्रुप हो। तो अगर ऐसे ग्रुप हैं तो वहीं पे मेटामेरिज्म पॉसिबल होता है। टाटोमेरिज्म पता है आपको, इसके लिए मूविंग एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, तो ऐसा हमको वेरी स्पेशली ऐसे कंपाउंड्स में जिनके पास आपका CO ग्रुप और NH मतलब अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन विद CO ग्रुप, ठीक है, या ऑक्सीजन वगैरह होती है, तो वहाँ पे हम लोग को टाटोमेरिज्म देखने को मिलता है। क्लियर है। तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ केस है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे टाटोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। साइक्लिक चेन इसलिए नहीं पाई जाती है इसमें, क्योंकि सीधे फार्मूला देखिए तो फार्मूला फिट नहीं बैठता है, इसके फार्मूले और उसके फार्मूले जो होते हैं वो फिट नहीं बैठते हैं साइक्लिक चेन पे। क्लियर है। तो इसमें आपका साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म भी नहीं पाया जाएगा। तो कौन कौन सा पाया जाएगा इसमें, नोटिस कर लीजिए इसको, चेन पाया जाएगा, पोजीशन और ऑप्टिकल, यही आपको ढूंढना है। बस अगर आपका फॉर्मूला एल्किल हैलाइड है, मतलब आप जानते हो कि R का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। R का जो फॉर्मूला होता है R का, दैट इज CnH2n+1, ठीक है, और x तो क्या हो जाएगा RX, तो RX हो जाएगा CnH2n+1 x, यानी जितना कार्बन उसके दोगुने से एक अधिक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन होगा उस फॉर्मूले में। क्लियर है ना, समझ में आया। तो हम लोग चलिए बात करते हैं इस तरह के आइसोमेरिज्म्स में, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग बच्चों एक क्वेश्चन की सहायता से इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। हमने एक कंपाउंड लिया है, ठीक है, जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, जिसका फॉर्मूला है C4H9Br। तो क्वेश्चन क्या है, राइट द स्ट्रक्चर एंड IPSC नेम ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव विच हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br, ठीक है।
तो C4H9Br का जो फॉर्मूला है, इसके टोटल आइसोमर्स जो होंगे, ठीक है, उनका IPSC नाम और उनका स्ट्रक्चर आपको लिखना है, ठीक है ना, इनके स्ट्रक्चर्स भी लिखने हैं आपको। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें सब मैंने कहा आपको, इसमें मेनली तीन ही तरह का आइसोमर पाई जाएगी, चेन, पोजीशन और ऑप्टिकल, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत सोचना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या ये फॉलो हो रहा है, CnH2n+1 Br, अगर ये एक्स अगर ये फार्मूला फॉलो हो रहा है तो उसमें कौन कौन सा आइसोमर होगा, चेन होगा, पोजीशन होगा और ऑप्टिकल होगा, CPO। शॉर्ट में क्या रखोगे, चेन, पोजीशन एंड ऑप्टिकल, CPO शॉर्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट आइसोमर देखते हैं हम इसमें। फर्स्ट चेन का प्रयास करते हैं टूटने का, चेन आइसोमर का। तो मैंने देखिए इसमें फॉर्मूले में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 कार्बन जो होगा स्ट्रेट चेन बना लेंगे। अब मैं बताते चलूँ यहाँ पे कि चेन आइसोमर किसे कहते हैं। सेम फॉर्मूले के दो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनकी गुण इस वजह से डिफरेंट होंगे। देखिए मैं स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ। आइसोमरिज्म में जो स्ट्रक्चर का पहला होता है चेन आइसोमरिज्म, उसकी हम बात कर रहे हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो अभी यहाँ पे रिवाइज कर लो या थोड़ा सा ध्यान दे लो उसको, कि इसमें क्या होता है कि ये ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, चेन आइसोमर, ये ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, संरचनात्मक समावयवी होते हैं, जिनके गुण इस वजह से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनकी जो पेरेंट चेन होती है, मुख्य जो चेन होती है, उसमें अंतर होता है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे, एक हमने 4 कार्बन की चेन बना ली, ठीक है, और उसमें हमने पहले कार्बन पे ब्रोमीन रख दिया। और जानते हो आप, कार्बन जो होता है वो 4 बनवा सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना बनवाया कार्बन साथ में, एक ही बॉन्ड। तो जितनी भी कार्बन की वैलेंसी खाली होगी उसको हम लोग हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे, हमारा पहला आइसोमर बन जाएगा। तो यहाँ कितना खाली है, एक बना हुआ है, 3 खाली है, 3 लग जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ये हमारा पहला आइसोमर तैयार हो गया। लगे हाथ इसका IPSC नेम भी लिखते चलिए, ठीक है। तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और ब्रोमीन को कहते हैं हम लोग एज ए प्रीफिक्स ब्रोमो कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। तो दूसरा हम लोग चेन आइसोमर देखेंगे। तो देखिए मैंने कहा ना कि सेम फॉर्मूले के साथ में चेन डिफरेंट होती है। क्लियर है? तो इसमें देखिए, इसमें 4 जो चेन है 4 कार्बन की है, इसमें जो चेन है उसको कर दीजिए आप 3 कार्बन की और एक को कर दीजिए आप साइड चेन। क्लियर है? और पहले ही कार्बन पे, क्योंकि अभी चेन आप देख रहे हो, तो चेन में बस चेन डिफरेंट होती है, पोजीशन डिफरेंट नहीं होता बाबू। क्लियर है? मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा, पूछूंगा कि इसमें क्या रिलेशन है आपका। क्लियर है? और बताइएगा आप लोग। तो देखिए 3 कार्बन की चेन, एक अपने साइड चेन ले ली। नंबरिंग आप यहाँ से कर सकते हो 1 2 3, पहले पे ब्रोमीन, इसमें पहले पे था, ठीक है। तो इसमें चेन 4 कार्बन की थी, इसमें चेन 3 कार्बन की है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपके चेन आइसोमर हो जाएंगे, वैलेंसी हाइड्रोजन की सेटिस्फाई कर दी। क्लियर है? अब कोई दूसरा चेन आइसोमर इसमें बनने वाला नहीं है। तो हम लोग आते हैं तो दूसरे केस पे, दैट हम लोग पोजीशन देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पोजीशन आइसोमर हम लोग कैसे देख पाते हैं। तो देखिए बाबू, आप लोग जानते हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, उसमें संरचना अगर समान हो गई तो समझ लो दोनों सेम हो गए ना। तो इसमें संरचना, फॉर्मूला सेम हो बट संरचना अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो इसमें पहला हम लोग चेन देखा, दूसरा भी चेन था। थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे पहले कार्बन पे था, यहाँ भी पहले कार्बन पे है। अब पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने 4 कार्बन की चेन बना ली और नंबरिंग कर ली, ठीक है, और हमने दूसरे कार्बन पे जोड़ दिया ब्रोमीन, ठीक है। तो ये आपका अगला आइसोमर हो जाएगा आपका। बची हुई जो वैलेंसी है उसको हम लोग हाइड्रोजन से पूरा कर दें। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 3 बन चुके हैं, एक खाली है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। क्लियर है ना?
लगे हाथ इन दोनों का नाम लिख लीजिए, मैं छोड़ दिया इसका नाम। तो इसका नाम हो जाएगा आपका, देखिए वन पे ब्रोमो है, 2 पे मेथिल है, तो हो जाएगा इसका नाम 1 ब्रोमो 2 मेथिल, और 3 कार्बन की चेन है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रोपेन। क्लियर। अब देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इधर से ये नज़दीक पड़ रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे नंबरिंग कर लिया था। ठीक, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, दैट इज कॉल्ड एज द 2 ब्रोमो, देखिए साइड चेन नहीं तो मेन चेन में है ना, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड एज द ब्यूटेन। अब मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा, ठीक है, कि तब बच्चों की जो आपका ये मैं ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, इसको मैं सी कर देता हूँ, तो कोई पूछे कि आपको बताओ ए और सी में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसमें आपका देखिए पहले कार्बन पे है ब्रोमीन, इसमें देखिए सेम कार्बन की चेन है, इसमें भी सेम कार्बन की चेन है, इसमें पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, ठीक है, और इसमें कहाँ पे है आपका दूसरे कार्बन पे है, यानी इसमें ब्रोमीन की पोजीशन अलग अलग है, इस वजह से सेम चेन के साथ, सेम जो मुख्य चेन है उसके साथ इसमें ब्रोमीन की पोजीशन अलग अलग है, इस वजह से ये दोनों ए और सी क्या है आपके पोजीशन आइसोमर, क्या है एक दूसरे के, दीज आर कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमर। क्लियर हुआ। कोई पूछ दे कि बी और सी क्या है एक दूसरे के साथ में, बी और सी में क्या संबंध है, बी एंड सी, तो देखिए बी और सी को भी देख लीजिए। तो बी और सी बच्चों इसमें आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखिएगा, बी और सी, तो ये बी आपका है जिसमें 3 कार्बन की चेन है, सेकेंड पे आपका मेथिल है और 1 पे ब्रोमीन है। क्लियर है। और इसमें क्या है, सी क्या है, ये 4 कार्बन की चेन है, सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें दे दिया जाता है कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप अगर नहीं जानोगे तो कैसे करोगे आप, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लो इसको, कि इसमें देखिए इसमें पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, इसमें दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है। क्लियर है। तो पोजीशन भी आइसोमर हो सकते हैं, यानी क्या है पहले पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। और आप कहोगे सर इसमें तो देखिए तो चेन भी अलग अलग है, इसमें पोजीशन तो डिफरेंट है ही, इसमें फर्स्ट कार्बन पे था, इसमें सेकेंड कार्बन पे था, पोजीशन डिफरेंट है, तो पोजीशन आइसोमर भी कह सकते हो इसको। और देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये चेन आइसोमर भी है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 कार्बन की पैरेंट चेन है, और इसमें कितनी कार्बन की मुख्य चेन है, 3 कार्बन की पैरेंट चेन। देख लीजिए इसके नाम में प्रोपेन लिखा था आपने, और इसके नाम में क्या लिखा आपने, ब्यूटेन लिखा है, यानी इसकी जो मेन चेन है वो 3 कार्बन की है और इसकी मेन चेन 4 कार्बन की है। ठीक है, यानी इसमें पोजीशन आइसोमर भी है और क्या है, चेन आइसोमरिज्म भी है। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो हम लोग अगला जो है, अब इसके लिए भी 1 2 3 आइसोमर हुए, इसके अगला आइसोमर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं अगला आइसोमर। इसमें लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 कार्बन की चेन, ठीक है, इसमें हम टर्शियरी बनाते हैं, 4 कार्बन पे तो पता है आपको टर्शियरी पॉसिबल होता है, तो इसमें हमने क्या किया कि एक कार्बन कर लिया ऐसे ऐसे चेन बना ली। ठीक है, मतलब इसमें एक 3rd डिग्री कार्बन क्रिएट किया हमने। ठीक है, और उस 3rd डिग्री कार्बन से जैसे हम लोग ये बना रहे थे, ठीक है, हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ था साइड से ना में 3 कार्बन की चेन, और उसमें हमने पहले वाले कार्बन से ब्रोमीन जोड़ दिया था। ठीक है, तो दोनों फर्स्ट पोजीशन पे थे, हमने क्या किया कि अब इसमें 3rd डिग्री कार्बन से जोड़ दिया ब्रोमीन को। क्लियर है। तो जब 3rd डिग्री कार्बन से हमने जोड़ दिया तो क्या होगा इसका नाम, तो इसमें देखिए पहले हम वैसे ही रख लेते हैं, तो इसमें 3 बॉन्ड खाली है, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड खाली है, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड खाली है, 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर है, समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4th आइसोमर। क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये जो डी आइसोमर है, ठीक है, हम लोग फिर इसको थोड़ा देखते हैं कि
आपका जो पहले वाला है आपने ए बी सी जो बनाया, ठीक है, और आपने जो डी बनाया हुआ है, अब मैं कंपेरिजन करना चाहता हूँ। ठीक, मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने। मैं आपसे पूछ देता हूँ बच्चों कि ये जो आइसोमर है आपका CH3CH जो हमने बनाया हुआ था, थर्ड आइसोमर इसका, एक क्वेश्चन मेरा था इसलिए मैंने इसको यहाँ फिर से लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने पहले बनाया हुआ था, ये आपका है आइसोमर नंबर C। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि D और C में क्या रिलेशन है, मतलब किस तरह की समानता आप देख पाते हो। ठीक है, D और C में। ठीक, तो आप देखोगे, ट्राई करो, आप वीडियो पॉज करके आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, अपने आप सोचो, फिर अपना आंसर आप इससे देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसको। इसमें देखिए 3 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है। ठीक, इसमें क्या है, सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है, इसमें भी सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है। ठीक है, यानी पोजीशन क्या है आपका, पोजीशन आपका पोजीशन आपका सेम है ब्रोमीन की, लेकिन जो आपके पेरेंट चेन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी डी और सी जो है एक दूसरे के क्या हैं, दीज आर कॉल्ड एज द चेन आइसोमर, दूसरे के चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है इसमें। क्लियर है। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम, इसमें एक बच गया हम लोग का ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, तो देखो बच्चों, ऑप्टिकल ढूंढने के लिए हमको एक कायरल सेंटर चाहिए होता है। कभी भी ऑप्टिकल आपका देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो केसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जनरल आपका केसेस होते हैं उसमें हम लोग को पहले उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर ढूंढना चाहिए। ठीक है, हैलोएल्केन्स में कायरल सेंटर होगा तभी होगा। और जो डिफरेंट केसेस होते हैं उसमें तो और भी कंडीशंस होती हैं कुछ, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री तो इसमें भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कायरल के साथ में सिमेट्री नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें आपका कायरल नहीं रहता है, कि वो सिमेट्री देखते हैं, हमको सिमेट्री है कि नहीं है, सिमेट्री अगर नहीं है तो वहाँ पे ऑप्टिकल हो जाता है। लेकिन अगर आपका हाइलो एल्केन में देखना है तो हाइलो एल्केन्स में एल्किल हैलाइड में आपको 2 चीज़ें देखनी है। एक देखना है कि क्या उस मॉलिक्यूल के पास में कोई कायरल कार्बन है। ठीक है, कायरल कार्बन है। और दूसरा चेक करना है कि क्या मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री तो नहीं है ना, यानी ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अगर सिमेट्री है तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, आपको मैं डिफाइन करता हूँ कार्बन क्या होता है। तो उस कार्बन को, किसी कंपाउंड में वह कार्बन जिसके चारों वैलेंसी जो होती हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, मान लीजिए मैंने कहा कि ए बी सी और डी से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि चारों ग्रुप जो होने चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, मतलब सिमिलर नहीं होने चाहिए। आप कह सकते हो एक्स ले सकते हो आप इसकी जगह पे, ठीक है, आप इसकी जगह पे वाई ले सकते हो, इसके जगह पे आप जेड ले सकते हो, ठीक है, इसकी जगह पे आप पी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर है ना, मतलब 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अगर किसी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है तो वह कार्बन कहलाता है कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। ठीक है, तो आपको पहले उस हैलो एल्केन में कायरल कार्बन आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है, तो मुझे तो पता है, तो इस वजह से मैं सीधे बना देता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसमें इस सेंटर को मैंने कायरल कार्बन बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी CH3 से, एक हाइड्रोजन से, एक इतने बड़े ग्रुप से, और आपका एक ब्रोमीन से। क्लियर है, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कोई भी 2 ग्रुप सिमिलर हो गए तो आपका कार्बन काइल कार्बन नहीं होगा। जैसे ये देखिए, ये कार्बन काइल नहीं है क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। ये कार्बन भी काइल नहीं है क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी, कोई भी 2 वैलेंसी अगर सिमिलर हो गई, कहीं पे भी 2 ग्रुप सिमिलर हो गए तो कार्बन काइल नहीं होगा। यही एक ऐसा कार्बन था जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से पूरी थी। क्लियर है ना, तो हमको पहले कायरल कार्बन ढूंढना होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये संरचना जो है, ठीक है, इसमें एक कायरल कार्बन है, तो ये आपका कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
ठीक है। अब ये बड़ा प्रश्न आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है। किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, मतलब देखिए भी बेसिक्स में तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आप बेसिक्स थोड़ा सा मतलब क्या रख के यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब ये होता है कि कुछ आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, फिजिक्स में पढ़ोगे पोलराइजेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ऐसी लाइट को कहते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसमें जो लाइट वेव्स होती हैं जो अपने प्रोपगेशन पथ के लंबवत तल में कंपन करते हुए सीधे आगे बढ़ती हैं, एक ही तल में केवल वाइब्रेशन करते हुए वो आगे बढ़ती हैं, तो ऐसे लाइट को कहते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश PPL, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब मैं आपको समझा रहा था कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है। तो ऐसे कंपाउंड होते होंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर नेचर रखते हैं, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकली कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अब क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा की ओर घुमाते हैं। तो जो घड़ी की सुई की दिशा की ओर, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो क्या करते हैं इसको, ठीक है, इस जो लाइट्स वेव्स हैं अगर उसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन जो घुमाते हैं, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग डी आइसोमर, डी या प्लस आइसोमर कहते हैं इसको, डी या प्लस आइसोमर कहते हैं। लेकिन अगर अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग कहते हैं एल या माइनस। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको। तो ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर रखता है, ठीक है, मतलब उसको डिफरेंट वे में घुमाने का टेंडेंसी रखता है, उसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो दो तरह से रोटेशन हो सकता है, अगर रोटेशन आपका घड़ी की सुई की दिशा की ओर होता है तो उसे कहते हैं हम लोग डी या प्लस आइसोमर, अगर रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, एल या माइनस आइसोमर, ठीक है। और याद रखना बच्चों, रोटेशन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है इसमें, RS में और DL में, इसमें रोटेशन देखते हैं 3, 2, 1, मतलब ध्यान दीजिएगा हमेशा से रोटेशन जो होता है वो हाई प्रियोरिटी ग्रुप की तरफ होता है, हाई प्रियोरिटी जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, हाई प्रियोरिटी जो ग्रुप होते हैं उधर होता है, हाई प्रियोरिटी ग्रुप की होता है, ठीक है। हाई कौन है, ये हाई वाला है, ठीक है, 1 हाई, ठीक है, और 3 जो है वो सबसे लो प्रियोरिटी का है, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो प्रियोरिटी डिसाइड करने का बात करेंगे, ठीक है ना, कैसे हम लोग प्रियोरिटी निकालते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग ये देखेंगे कि प्रियोरिटी डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग प्रियोरिटी रूल, या इसे कहते हैं हम लोग CIP रूल, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 साइंटिस्ट का योगदान है, जिसमें सबसे अधिक योगदान जो है वो कान और प्रेलॉग का है, ठीक है। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं, पहला जो C है दैट इज़ C फॉर कान या केन कहते हैं कुछ लोग, केन, स्पेलिंग है CAHN,
एन, केन, ठीक है, केन। दूसरे जो साइंटिस्ट है वो हैं इनगोल्ड, और तीसरे साइंटिस्ट हैं आपके पी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेलॉग, प्रेलॉग। ये तीन साइंटिस्टों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्रायोरिटी डिसाइड करने का रूल प्रोवाइड किया था, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एटॉमिक नंबर का हेल्प लिया, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर का हेल्प लिया, ठीक है। हमने तब जेड का हेल्प लिया। जिस, ध्यान दीजिएगा, जिस एटम का, जो एटम कार्बन से सीधे लिंक है, जो भी ग्रुप आपका लिंक है, ठीक है, जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। मतलब इफ एटॉमिक नंबर इज हाई, priority will be high, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये 4 ग्रुप हैं, इस क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है। इस चारों में सबसे अधिक प्रायोरिटी किसकी होगी, ठीक है, यानी प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है। प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी हम डिसाइड कर रहे हैं, प्राथमिकता, प्रायोरिटी मतलब होती है प्राथमिकता, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोसेस क्या है, एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हैं, समझ रहे हो ना। तो इसमें देखिए आयोडीन का होता है 53, ब्रोमीन का होता है 35, क्लोरीन का होता है 17 और फ्लोरीन का होता है आपका 9, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रायोरिटी किसकी होगी, आयोडीन की, ब्रोमीन की, फिर आपकी फ्लोरीन की। बच्चों मान लीजिए ये कार्बन है, ये कायल सेंटर है, अगर इसके मान लीजिए 4 ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो गए, आपके आयोडीन हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो इसका जेड आपका होता है 53, इसका 35, इसका 17, इसका 9। तो प्रायोरिटी किसकी फर्स्ट होगी, फर्स्ट इसकी होगी, सेकंड इसकी होगी, इसकी थर्ड होगी, इसकी क्या होगी, फोर्थ होगी। क्लियर है ना। तो इसमें बहुत आसान होता है। लेकिन मान लीजिए जब उस कार्बन, जो आपका कार्बन है, कायल कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप होते हैं, उसमें ग्रुप जब समान हो जाते हैं तो फिर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें इसमें आपका देखिए कार्बन है तो इसका 6 होता है, इसमें ऑक्सीजन है तो इसका 8 होता है, ठीक है। इसमें फिर आपका कार्बन है तो 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन तो फर्स्ट प्रायोरिटी का हो जाएगा, ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी का हो जाएगा। लेकिन इसमें इसमें कौन होगा, तो फिर हम उसके बगल वाला आइटम देखते हैं। क्लियर है ना। तो बगल वाला आइटम देखते हैं, तब तक देखते हैं जब तक दूसरा आइटम डिफरेंट ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, इसमें का हाइड्रोजन है, फिर अगला देखेंगे इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, फिर अगला देखेंगे तो अगला इसमें क्या है, कार्बन है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। जैसे मान लीजिए अनुज है, अनुज और अनूप है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट का ऑर्डर डिसाइड करते हैं, तो मतलब ए कॉमन हो गया, इसमें भी है। फिर बवाल देखते हैं, दोनों कॉमन था, फिर अगर देखते हैं तो वही कॉमन था। लेकिन अगले वाले में जे और क्या है, पी है। तो हम तब तक मतलब देखते रहते हैं जब तक कि आगे वाला जो ग्रुप है वो डिफरेंट ना आ जाए, ठीक है। अब फिर आप सोच रहे हो कि सर ये मान लीजिए सब समान हो जाए, भाई जब सब समान हो जाएगा तो कहाँ कार्बन आपका कायरल रह जाएगा। जब कार्बन कायरल रहेगा ही नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही नहीं होगा फिर। तो इस वजह से अगर कायरल कार्बन है तो कहीं ना कहीं जरूर जाके आपको डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जे डिफरेंस है पी से, ठीक है, इस वजह से। तो प्रियोरिटी देखिए, इसको फर्स्ट प्रियोरिटी एथिल को, फिर मिलेगी सेकेंड प्रियोरिटी, ठीक है, C2H5। उसके बाद आपका थर्ड पे आएगा मेथिल, सेकेंड पे, ये थर्ड पे, और फोर्थ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया होगा आपको समझ में तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा CIP रूल का, क्योंकि टाइम लेगा ये, तो इस वजह से मैं छोटा सा वीडियो एक बना दूंगा आपको देखने के लिए CIP रूल पे। क्लियर है, ताकि आपको इजीली वहाँ से समझ सके। चलिए हमारा जो कंपाउंड था उसको लेकर हम लोग देखते हैं, ठीक। तो CH3, CH2, C, Br और यहाँ H और ये आपका CH3। क्लियर है। तो ये कायरल कार्बन है, इसमें सबसे अधिक जो जेड है वो ब्रोमीन का है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट प्रियोरिटी, फिर 35 होता है इसका।
इस दोनों में कार्बन है तो कार्बन देखते आएंगे तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन तीसरा आइटम, तो इस वजह से इसका आपका देखेंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड प्रियोरिटी, और ये आपकी थर्ड। फोर्थ वाली जो सबसे लिस्ट प्रियोरिटी होती है उसको हम दिखाते नहीं है। तो हम रोटेशन देखते हैं, रोटेशन कौन सा देखते हैं 3, 2 एंड 1 रोटेशन देखते हैं। क्लियर बच्चों? तो 3, 2, 1, 3, 2, 1 रोटेशन आपका ऐसे होगा, ठीक है ना। लो टू हाई होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लो किस तरफ, हाई तरफ, ठीक है रोटेशन। तो देखिए रोटेशन कैसा है, ये रोटेशन कैसा दिख रहा है आपको, घड़ी की सुई दिशा दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी, यह हो जाएगा प्लस आइसोमर। क्लियर है? ऑप्टिकल में हम लोग देखते हैं मिरर इमेज, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे लगा दिया आप मिरर, ठीक है। तो मिरर में जानते हो एक सरफेस उसका पॉलिश्ड होता है मिरर का, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिरर। अब मिरर इमेज देखेंगे इसका, तो मिरर में पास का इमेज पास बनता है, दूर का दूर बनता है। तो ये आपका, और जो उसकी वर्टिकल पोजीशन होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, यानी ऊपर ब्रोमीन है तो इधर भी रहेगा, नीचे इस मैच है तो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इधर आपका CH3 है तो CH3, और ये आपका कहाँ हो जाएगा, दूर चला जाएगा तो CH2 CH3, ठीक है। प्रियोरिटी पहले डिसाइड है आपकी, ये फर्स्ट प्रियोरिटी है, ये आपकी है सेकेंड प्रियोरिटी, और ये आपकी है थर्ड प्रियोरिटी। तो 3, 2, 1, 3, 2, 1, ठीक है। तो रोटेशन कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था। ये रोटेशन जो आपका है, रोटेशन 3, 2, 1 जो रोटेशन है आपका दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ना, बताया था पहले आपको। देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉक एल, डी या एल आइसोमर, ठीक है। मैंने जब बताया था ना कि अगर रोटेशन आपका इस तरह का हो, घड़ी की सुई की दिशा में हो ये रोटेशन, तो किसका होता है, डी का होता है। अगर रोटेशन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, रोटेशन घड़ी की विपरीत दिशा में आपका, तो ये क्या हो जाएगा, एल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो टोटल आइसोमर मिल रहा है उसमें आप सबको मैंने आपका नाम लिख के दिखा दिया था उसमें, ठीक है। तो आपका 4 आपके हो रहे थे, 4, देखिए बच्चों यहाँ से देख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें 1, 2, 3, ठीक है 3 और एक 4 आपके पोजीशन, ये हमने सेम वाला जो सी था वो बनाया हुआ था, ठीक है। क्लियर है? और हमने एक देखा ऑप्टिकल, यानी टोटल आपके 5 ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। जो क्वेश्चन का जो आंसर है हम यहाँ देख सकते हैं, टोटल आइसोमर इसके मिलेंगे 5, ठीक है। इसमें 4 आपके स्ट्रक्चरल कितने थे, 4 थे, ठीक है। और IPSC ने मैंने सबके लिखा हुआ था, स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ था। क्लियर है? तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए चलो बच्चों, तो ये आपका आज का टॉपिक था वो पूरा हो गया। हमने क्या देखा, आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स। तो उसमें क्या पाया जाता है, मैंने बताया ना कि आप याद रखोगे, CPU याद रखोगे, चेन, पोजीशन और ऑप्टिकल पाया जाता है किसमें, हैलो एल्केन्स में, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं अगर कोई कहता हूँ, मैं आज लास्ट में कह रहा हूँ, ठीक है, किसी भी वीडियो को देखने से पहले आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिए, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करके अपना नोट्स तैयार करिए। क्लियर है ना? केवल आप लेके ऐसे बैठ जाओगे, वीडियो लेके देख रहे हो जस्ट लाइक अ मूवी, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है बच्चों। क्लियर है ना? पेन पेपर के साथ बैठिए ताकि आप अच्छा से अच्छा उसको यूज़ कर सको। क्लियर है ना? बस दैट्स ऑल।